Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we will talk about the second part of the concept of stress and coping. आज हम सेकेंड पार्ट के हवाले से जो है वो बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पार्ट में जो है वो हमने स्ट्रेस को कवर किया था, स्ट्रेस के साथ साथ कोपिंग के साथ साथ जो है वो टॉलरेंस को हमने डिफ़ाइन किया था, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया था। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल्स यानी वो रिमेनिंग मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस को हम किस तरह जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरह एलाबोरेट कर सकते हैं, पेशेंट को हम किस तरह असिस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ मॉडल्स के बारे में हमने बात की। आज हम उसके रिमेनिंग जितने भी मॉडल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो मॉडल्स है वो है लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम, यानी इसको हम कहते हैं लेस। यानी इससे पहले हमने जनरल एडाप्टिव सिंड्रोम के बारे में बात की और आज हम जो बात करेंगे वो है लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम। जनरली अगर हम बात करें तो लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम का मतलब ये है कि जब ह्यूमन बॉडी की एक स्पेसिफिक ऑर्गन में या एक स्पेसिफिक सेल के अंदर कोई रिस्पांस जो है वो डेवलप हो जाए तो उसको हम कहते हैं लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम। जिस तरह इन्फ्लेमेशन है, यानी किसी खास जगह पे कोई इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, तो इसको ह्यूमन बॉडी जो रिस्पांस जो है वो पेश करता है तो उसको हम कहते हैं लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम। यानी लोकल का मतलब ये है किसी खास जगह में ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी बॉडी रिएक्ट लोकली टू स्ट्रेस, यानी किसी भी जगह। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि जब कोई जगह इंजर हो जाए तो उस जगह में ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप की पेन जो है वो फील कर लेता है और इस पेन की वजह से उसको स्ट्रेस जो है स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कोई बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए, किसी जगह पे अगर कोई कील या नोकदार चीज़ जो है ह्यूमन बॉडी को हिट करे तो उसकी वजह से, यानी उस लोकल वजह से की वजह से सारे ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की स्ट्रेस को हम कहते हैं लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम। और इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या है? वन ऑर्गन ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी रिएक्ट अलॉन्ग टू द स्ट्रेस, यानी ह्यूमन बॉडी का एक स्पेसिफिक ऑर्गन, जिस तरह के एमआई का पेशेंट होता है तो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का जो है वो पेन फील होता जाता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज़ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो किसी खास एक जगह पे अगर ह्यूमन बॉडी को जो है वो पेन फील हो रहा है या इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्लेमेशन के जिस तरह 4 मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स है, पेलर है, साइनोसिस है, इसके साथ साथ टेम्परेचर्स है, पेन है, तो इनमें से कोई भी अगर फील हो जाए तो उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेस का सामना पड़ता है। तो इस तरह की स्ट्रेस को हम कहते हैं लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इन्फ्लेमेशन, एक होता है इन्फेक्शंस और दूसरा है इन्फ्लेमेशन। यानी इन्फेक्शंस क्या है? द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शंस एंड द रिस्पांस ऑफ द ह्यूमन बॉडी टुवर्ड्स दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। 3 स्टेजेस ऑफ गैस एंड LAS, यानी जनरल एडाप्टिव सिंड्रोम एंड लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम। तो देखिए इसके बारे में हमने बात की कि जनरल एडाप्टिव सिंड्रोम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है, टाइफाइड है, वो थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो गई। इसी तरह एड्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ है, तो इसको हम कहते हैं जनरल एडाप्टिव सिंड्रोम। इस तरह कैंसर है, अगर कैंसर सेल्स स्प्रेड हो जाए थ्रू आउट द बॉडी तो उसको हम कहते हैं जनरल एडाप्टिव सिंड्रोम। दूसरा है LAS, जिसको हम कहते हैं लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम। जिस तरह हमने बात की कि अगर एक स्पेसिफिक जगह पे कोई इंजरी वाक़या हो जाए, कुछ इन्फेक्शंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं LAS। तो देखिए इसकी जो है वो 3 स्टेजेस है, यानी ये स्ट्रेस जो हम फील करते हैं बिकॉज ऑफ गैस एंड LAS, ये 3 स्टेज के ज़रिए जो है हम उसको फील करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन क्या है? इसको हम कहते हैं अलार्म, यानी जब कोई इनिशियल टाइम की इंजरीज हो जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाए तो उसको हम कहते हैं अलार्म। दूसरा है रेजिस्टेंट, यानी ह्यूमन बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो रेजिस्टेंट शो करता है इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, इस इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट। थर्ड वन जो है इसको हम कहते हैं एक्सर्शन। एक्सर्शन वो स्टेज है जिसमें या रिकवरी आ जाती है और या डेथ या एक्सपायरी जो है वो आ जाती है। तो मतलब यह है कि अगर रेजिस्टेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए तो ह्यूमन बॉडी जो है वो रिकवरी की तरफ चला जाता है। यानी रेजिस्टेंट अगर सक्सेस हो जाए तो सक्सेस रेजिस्टेंट में लीड टूवर्ड रिकवरी, और अगर रेजिस्टेंट जो है वो फेल हो जाए तो ये लीड करती है टूवर्ड डेथ एंड एक्सपायरी। तो उस स्टेज को हम कहते हैं एक्सर्शन। यानी एक्सर्शन में जो अलार्म और रेजिस्टेंट है वो अपनी इख्तिताम तक जो है वो पहुंच जाती है।
अलार्म स्टेज यानी इनिशियल जो स्टेज है उसको हम कहते हैं अलार्म स्टेज। यानी जब फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर हो जाए, किसी जगह पे इंजरीज हो जाए, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 4 साइन सिम्टम जो है इसका अपीयर होना स्टार्ट होती है, तो ये 4 साइन सिम्टम का अपीयर स्टार्ट होना, इसको हम कहते हैं अलार्म रिएक्शन। यानी जिस तरह कोई जगह पे कोई इंजरीज आ जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या किसी जगह से जो है एक बंदा गिर जाए, तो इनिशियल जो साइन सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशंस की, उसमें है पेलर, दूसरा है इसमें टेम्परेचर, थर्ड वन जो है इसमें है साइनोसिस। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके साइन सिम्टम्स है। तो इन साइन सिम्टम्स ये हमें जो है अलर्ट करता है, ये हमें इन्फॉर्म करता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, यानी देयर इज़ समथिंग डेंजरस विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो कि हमें अलार्म करता है, हमें जो है वो एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो हमें देता है कि आप लोग कुछ ना कुछ करें और ह्यूमन बॉडी को उस डिफरेंट इस डेंजरस सिचुएशन से जो है ह्यूमन बॉडी को बचा दे। तो उस फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं अलार्म रिएक्शन, यानी इनिशियल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी जब फर्स्ट टाइम रिएक्शन थ्रो करते हैं तो उसको हम कहते हैं अलार्म रिएक्शन, अलर्ट द बॉडी डिफेंस। यानी इसमें ह्यूमन बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी हार्ट या किसी बहुत ही तो कोल्ड ऑब्जेक्ट को जब आप टच करते हैं, तो आप जो है अपने हैंड को या अपनी फीट को बिल्कुल विदाउट योर कंट्रोल आप उसको दोबारा जो है ऊपर उठा लेते हो। तो ये क्या है, ये एक अलार्म रिएक्शन है। और इस तरह जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो जाए, तो आप लोगों ने जो है डिटेल में बात की है कि 3 इम्यून सिस्टम्स है, 3 जो है इम्यून सिस्टम के डिफरेंट पाथवे हैं, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो इन डिफेंस सिस्टम की एक्टिवेशन कौन करता है, ये करता है अलार्म रिएक्शन। और इसको हम मज़ीद 2 ग्रुप में जो है वो क्लासीफाई करते हैं, यानी अलार्म स्टेज को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसको हम कहते हैं शॉक फेज और दूसरे को हम कहते हैं काउंटर शॉक। तो अब शॉक क्या है और काउंटर शॉक्स क्या है, वी विल टॉक अबाउट देम। फर्स्ट स्टेज जो है यानी ये अलार्म फेज की या अलार्म रिएक्शंस की 2 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं शॉक फेज। यानी शॉक फेज क्या है, आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो स्ट्रेस के टाइम पे जो है फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर जो है या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस जो है वो एक्टिवेट होता है। यानी जब आप अचानक जो है वो गुस्से में होते हो, अचानक आपकी बीपी बढ़ जाती है, इसके साथ साथ आपका थ्रू आउट जितना भी आपका स्किन है वो रेट जो है वो बन जाती है, इसके साथ साथ आपकी रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज़ होती है। तो उस फेज़ को हम कहते हैं शॉक फेज़। यानी शॉक हम इसलिए किस लिए हम उसको कहते हैं, शॉक हम इसलिए कहते हैं कि जितना भी ब्लड होता है वो ब्लड मसल्स के अंदर चला जाता है और मसल अपनी एक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रात के वक्त किसी रास्ते से जो है वो गुजर रहे हो, अचानक आप किसी जगह पे कोई कुत्ता वगैरह वो आपके पीछे बर्किंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी आपके वॉकिंग की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये क्यों? क्योंकि इस वक्त पे आपकी फाइट एंड फ्लाइट जो आपकी रिस्पांस है वो एक्टिवेट होती है। तो ये किस लिए एक्टिवेट होती है? ये इसलिए एक्टिवेट होती है ताकि आपको उस सिचुएशन से निकाल दे और आपके बॉडी को एनर्जाइज बना दे। तो उस दौरान हम उस लिए शॉक उसको कहते हैं कि जितना भी ब्लड होता है वो सारा ब्लड हार्ट से जाके वो चला जाता है टुवर्ड्स द मसल, ताकि मसल को वो हाई एनर्जी जो है वो सप्लाई करे और वो मसल अपना काम जो है वो शुरू करे। इसलिए हम उसको कहते हैं शॉक फेज़। और ये शॉक फेज़ एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग द फेज़ ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिवेशन है, जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, ये उस वक्त जो है ये एक्टिवेट होता है और उस फेज़ को हम कहते हैं शॉक फेज़। यानी स्ट्रेसर स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेट एड्रिनल मेडुला टू सिक्रीट एपिनेफ्रिन। यानी मतलब क्या है, जब कोई स्ट्रेसर्स आ जाए, कोई भी स्ट्रेसर्स हो, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, रात के वक्त आप किसी जगह पे जा रहे हो, अचानक आप किसी कुत्ते को जो है वो देख लेते हो, आप किसी इसी तरह के ऑब्जेक्ट को देखते हो जिससे आप डर जाते हो, तो उस दौरान आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब यह है कि वो आपको फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर के लिए एक्टिवेट करता है। और इस दौरान एड्रिनल मेडुला जो कि किडनी के ऊपर एक टाइप की ग्लैंड्स होती है, वो एक टाइप का हार्मोन्स जो है उसकी सिंथेसिस कर लेते हैं और उस हार्मोन को हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है ये हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, बीपी को बढ़ा देता है और जितना भी ब्लड है उस ब्लड को मसल तक पहुंचाया जाता है।
तो उस रिस्पांस को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। यानी फाइट जो कि आपको फाइटिंग के लिए जो है वो रेडी कर लेते हैं। जब आप लोग अचानक गुस्से में आ जाते हो तो आप वो काम करना स्टार्ट कर लेते हो जो कि आपने कभी भी ना किया हो। तो ये क्यों आप इस तरह करते हो? ये इसलिए आप करते हैं कि इस दौरान आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस, या जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक रिस्पांस, एस का मतलब यह है स्ट्रेस, यानी वो रिस्पांस जो एक्टिवेट होती है नर्वस सिस्टम का, वो सिस्टम जो कि एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एपिनेफ्रिन का काम क्या है। एपिनेफ्रिन का काम यह है कि ये कार्डियक मसल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करती है और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो मसल की तरफ चला जाता है। ब्रोंकियल डायलेशन, जो ब्रोंकाई है वो डायलेट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो चला जाए इनटू लंग्स, और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाए इनटू मसल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड। इंक्रीज ब्लड क्लटिंग, इस तरह ब्लड क्लटिंग भी जो है वो इंक्रीज़ होती है। वो किस लिए? क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पथवे वो एक्टिवेट होती है। इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर की जो मेटाबॉलिज्म्स है, एनाबॉलिज्म्स और इसके साथ साथ कैटाबॉलिज्म, लेकिन मोस्टली जो है वो कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और कैटाबॉलिज्म्स का काम क्या है? कैटाबॉलिज्म्स का काम है ग्लूकोज से एटीपी की फॉर्मेशन, और ये एटीपी हमारे पास यूज़ होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैवी वर्क, इन रिस्पॉन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर। यानी जब हम कोई स्ट्रेस के वक्त जब हम कोई काम करता है वो स्ट्रेसफुल काम, तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमारे पास हासिल होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉक फेज। दूसरे फेज़ को हम कहते हैं काउंटर शॉक, यानी काउंटर का मतलब ये है कि ये शॉक फेज़ को दोबारा नॉर्मल की तरफ ले जाता है। तो देखिए, आप लोगों ने नर्वस सिस्टम में बात की कि दो टाइप के सिस्टम है, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। यानी पैरासिम्पैथेटिक वो सिस्टम है जो कि एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, और इसका काम क्या है? जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं, एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, इस तरह ब्रोंकोडायलेशन करता है और मसल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है, इसके साथ साथ कैटाबॉलिज्म्स की फेज़ को इंक्रीज़ करती है। तो उस फेज़ को हम कहते हैं शॉक फेज़। दूसरा है जो है वो काउंटर शॉक। अब देखिए, ये पैरासिम्पैथेटिक जो है इसका काम है काउंटर शॉक फेज़, यानी काउंटर शॉक फेज़ में हमारे पास एक्टिवेट होता है कौन सा सिस्टम? वो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मतलब यह है कि ये सिस्टम्स को, वो सिस्टम जो कि एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, उसको दोबारा अपनी नॉर्मल रिदम, अपनी नॉर्मल रेट की तरफ ले आता है। द चेंज प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग शॉक फेज आर रिवर्स्ड। तो जिस तरह मैंने आपके साथ बात की कि काउंटर शॉक का मतलब यह है कि वो चेंजेस जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम ने लाई है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, उसको दोबारा अपने नॉर्मल लेवल तक पहुंचाने का काम किसका है? वो है काउंटर शॉक फेज का। दूसरे स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ रेजिस्टेंट, यानी ये लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम और इस तरह जनरल एडाप्टिव सिंड्रोम की ये सेकेंड स्टेज है और उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ रेजिस्टेंट व्हेन द बॉडी एडाप्टेशन टेक प्लेस। तो देखिए, एडाप्टेशंस का मतलब क्या है? तो एडाप्टेशन का मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कोपिंग पेश कर लेता है, वो एक रिस्पांस पेश कर लेते हैं अगेंस्ट द स्ट्रेस। अब अगर ये स्ट्रेस जो है ये सक्सेसफुल हो जाए, ये जो है सक्सेसफुली एलिमिनेट हो जाए, कोपिंग प्रोसेस जो है एक इंडिविजुअल की अगर इतनी डिवेलप हो कि वो स्ट्रेस को जो है वो ख़त्म करे, तो उसको हम कहते हैं एडाप्टेशन फेज। When the body attempt to cope with the stressor and to limit the stressor to the smallest area of the body that can deal with it। तो देखिए, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंट का मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी कोशिश कर लेता है कि जितनी भी स्ट्रेसर्स है इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स जिसके बारे में हमने बात की है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसर्स है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है वो कोशिश कर लेता है कि विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ कोपिंग पैटर्न, कि वो जितनी भी स्ट्रेसर्स है वो इंटरनल स्ट्रेसेस हो या एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हो उसको ख़त्म करे। तो ये ह्यूमन बॉडी की एक जो है नेचुरल एबिलिटीज़ है कि वो स्ट्रेसर्स को ख़त्म करने के लिए वो रेजिस्टेंट पेश कर लेता है। और अगर ये रेजिस्टेंट जो है ये सक्सेसफुल हो जाए तो ज़ाहिर बात है एडाप्टेशन और टॉलरेंस डेवलप होती है। और अगर ये जो है रेजिस्टेंट फेल हो जाए तो एक बंदा जो है वो टेंशन और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। स्टेज ऑफ एग्जर्शन। तो एग्जर्शन का मतलब क्या है? एग्जर्शन का मतलब यह है कि अगर रेजिस्टेंट सक्सेसफुल हो जाए तो एक इंडिविजुअल की टॉलरेंस या एक इंडिविजुअल जो है एडॉप्टेशन डेवलप होती है, वो अपनी नॉर्मल हेल्थ की तरफ जो है वो दोबारा रिवर्ट होता है। और अगर ये एग्जर्शन फेल हो जाए
तो एक इंडिविजुअल जो है वो डेथ या टेंशन या डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो स्टेज जो है लास्ट स्टेज है, यानी एग्जर्शन एक लास्ट स्टेज है, और एग्जर्शन जो है ये डिपेंड कर लेता है विद द स्टेज ऑफ रेजिस्टेंट। यानी अगर एक इंडिविजुअल की रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा हेवी है, उसकी कोपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ज़ाहिर बात है एग्जर्शन फेज़ में वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वो दोबारा रिवर्ट होता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की जो है रेजिस्टेंस फेज़ बहुत ज़्यादा वीक है, उसकी कोपिंग बहुत ज़्यादा वीक है, इसकी ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो एग्जर्शन फेज़ में वो चला जाता है टुवर्ड द डेथ और टुवर्ड डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड PTSD, मुख्तलिफ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। The adaptation that the body made during the second stage cannot be maintained. तो देखिए सेकेंड स्टेज में यानी रेजिस्टेंस स्टेज में जब ह्यूमन बॉडी में अडेप्टेशंस आ जाए, यानी ह्यूमन बॉडी जब आदी हो जाए उस स्ट्रेस की, तो ये स्ट्रेस परमानेंट नहीं होती। यानी ये अडेप्टेशन यानी ये स्ट्रेस जो कि ह्यूमन बॉडी कोशिश कर लेते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए, ये परमानेंट नहीं होती, बल्कि चेंज होता है। हो सकता है कि कुछ टाइम पे एक इंडिविजुअल मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और उस टाइम पे वो किसी हैवी स्ट्रेस का मुकाबला करे, लेकिन हो सकता है कि दूसरी टाइम पे उसकी बॉडी की साइकोलॉजी उसकी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक हो और मामूली स्ट्रेस जो है उसको ले जाए टुवर्ड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो ये डिपेंड कर लेते हैं। यानी मतलब यह है कि एडेप्टेशन जो है ये एक जो है वो स्टेशनरी फेज़ नहीं है, बल्कि ये वक्त के साथ साथ चेंज होता जाता है। द वे यूज्ड टू कोप विद द स्ट्रेसर्स हैव बीन एग्जॉस्टेड। यानी इस तरह ये डिपेंड करता है, जो भी प्रोसेस है एडाप्टेशंस के लिए ये चेंज होता है, स्ट्रेसर्स के ऊपर भी डिपेंड कर लेता है, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड कर लेते हैं, उसके एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी जो है वो डिपेंड कर लेता है। तो मतलब यह है कि ये एडाप्टेशन जो है ये परमानेंट नहीं है, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस में हैपन इनसाइड द एडाप्टेशन फेज। तो एग्जर्शन का मतलब यह है, एग्जर्शन वो इन स्टेज है स्ट्रेसर्स की, यानी या तो स्ट्रेसर्स उस स्टेज में ख़त्म होती है, कम्प्लीटली एलिमिनेट होती है और एक बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा जो है वो आ जाता है, या एग्जर्शन फेज में स्ट्रेसर जो है वो एक बंदे को लीड करती है टुवर्ड मेंटल डिसऑर्डर। अब उसकी रिजल्ट्स क्या है? रेस्ट एंड रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी स्ट्रेस से दोबारा वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए, या अगर वो जो है उसकी कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा वीक है तो वो डेथ या इस तरह मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है। तो ये 3 स्टेज है और इन 3 स्टेज की बेस पे हम जो है वो इस मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं, जनरल एडाप्टिव मॉडल को एंड लोकल एडाप्टिव सिंड्रोम को, या इसको हम कहते हैं गेस एंड LAS। ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल। अब देखिए ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल का मतलब क्या है? स्टिमुलस थ्योरी एंड रिस्पांस थ्योरी डू नॉट कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए जितनी भी हमने ये 2 थ्योरीज के बारे में बात की, यानी स्टिमुलस थ्योरी और रिस्पांस थ्योरी। तो स्टिमुलस थ्योरी में हमने अलग जो है वो अपनी एक थ्योरीज को एक्सप्लेन की, और रिस्पांस थ्योरी में हमने अलग तरीके से जो है वो स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया, स्ट्रेस को जो है हमने एलाबोरेट किया। लेकिन ये दोनों थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करता कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है स्ट्रेस के बेस पे। यानी आप लोग देखते हो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेस को, बहुत ज़्यादा हैवी स्टिमुलस को, बहुत ज़्यादा हैवी रिस्पांस को वो बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मामूली टाइप के स्ट्रेसर्स को बहुत ज़्यादा हैवी लेते हैं। तो ये स्टिमुलस और ये उसकी रिस्पांस, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा है, कोई उसको मामूली से जो है वो बात करे तो वो अचानक गुस्सा करता है, लेकिन कुछ लोग उस तरह के होती है कि अगर कोई उसको बहुत ज़्यादा हैवी गाली गलौज भी करे, कोई उसको थप्पड़ मार दे, फिर भी उसको गुस्सा नहीं आता। तो मतलब यह है कि इन स्टिमुलस में और इस रिस्पांस में डिफरेंस है, यानी हर एक इंडिविजुअल की स्टिमुलस में और उसकी रिस्पांस में डिफरेंस हो, और ये डिफरेंस जो है ये स्टिमुलस थ्योरी और रिस्पांस थ्योरी इस डिफरेंसेस को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसी वजह से ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल को जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। People and group differ in their sensitivity and vulnerability to certain type of event as well as interpretation and reaction। तो मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की सेंसिटिविटी और उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी बर्दाश्त ये मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ़ किस्म की इवेंट्स के लिए और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की रिएक्शंस के लिए। तो मतलब यह है कि मुख्तलिफ टाइप्स के लोग होते हैं, एक फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लोग होते हैं। कुछ लोग अगर उसको थोड़ा सा भी आप बात करें तो वो गुस्सा होते हैं और उसकी जो है सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कुछ लोग इस तरह होती है कि उसको बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हेवी बात भी करें
उसको आप गुस्सा करने की कोशिश करें, उसके साथ अगर आप जो है कोई जोक करें फिर भी उसको गुस्सा नहीं आता। तो ये डिफरेंसेस है इंडिविजुअल की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी कोपिंग के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर, उसकी जनरल हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। लेकिन ये डिफरेंसेस जो है ये एक्सप्लेन नहीं करता कौन सी थ्योरी, स्टिमुलस थ्योरी और रिस्पांस थ्योरी। तो आप लोग इसको रिमेंबर करें कि ट्रांजैक्शन थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करता है individual differences in term of stress and in term of stressors। इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस यानी स्ट्रेस की इंडिकेटर्स क्या है, किस तरह आपको पता चल जाएगा कि ही और शी इज़ अंडर स्ट्रेस, यानी किस तरह आपको पता चलता है कि इस मेल या फीमेल जो है इसको स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है। तो मतलब ये है कि स्ट्रेस को आप लोग किस तरह इंडिकेट करेंगे, स्ट्रेस को आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ये अंडर स्ट्रेस है। तो देखिए स्ट्रेस के लिए दो इंडिकेटर्स है, एक को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर यानी जो कि फिजियोलॉजी के साथ रिलेटेड है, दूसरा है साइकोलॉजिकल जो कि माइंड के साथ रिलेटेड है। तो ये दोनों जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर है, और अगर आप लोग किसी पेशेंट में ये दो टाइप ऑफ इंडिकेटर उसको आप लोग आइडेंटिफाई करें, उसको आप लोग ऑब्जर्व करें, तो आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पेशेंट जो है ये अंडर स्ट्रेस है, और इसी बेस पे आप लोगों ने उसकी काउंसलिंग करनी है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसकी आप लोगों ने थेराप्यूटिक उसके साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर, यानी फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर का मतलब यह है कि उसकी फिजियोलॉजी के ज़रिए यानी उसकी सिस्टम्स के ज़रिए हमें किस तरह पता चल जाएगा कि ही और शी इज़ अंडर स्ट्रेस, यानी उसकी फिजियोलॉजी में कौन से चेंजेस आएंगे नॉर्मल से जिसके ज़रिए हमें जो है वो उसके स्ट्रेस के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें किस तरह जो है वो पता चल जाएगा। द फिजियोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की शॉक फेज में कि देखिए जब एक इंडिविजुअल की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, उसकी जो है वो ब्रीथिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उसकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उस पेशेंट की फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल से चेंज है और वो पेशेंट अंडर स्ट्रेस है। तो मतलब ये है कि अगर उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी जो है वो पुपिल डायलेशन है जो है, इसके साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि एक इंडिविजुअल में हम उसको देख सकते हैं। इस तरह अगर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के अगर हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ जाए तो इसकी वजह से हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर है जिसके ज़रिए हम एक पेशेंट को असिस्ट करता है कि द पेशेंट इज़ अंडर स्ट्रेस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिस्ट्स फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस। तो इस तरह क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब यह है कि एक पेशेंट में हम किस तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स को देखेंगे जिसके ज़रिए हम ये जो है कंफर्म कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है इसको स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर है और इस फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर को हम यूज़ कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के लिए, यानी इस फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर से हम उस पेशेंट की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और उसको हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को स्ट्रेस का सामना करना है। यानी अगर उसके हार्मोन्स लेवल्स बढ़ जाए, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स की लेवल जो है अगर इसकी बढ़ जाए, इसके साथ साथ अगर पुपिल उसकी डायलेट हो जाए, उसकी ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाए, उसकी जो है ब्रीथिंग की जो पैटर्न है, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट है, अगर वो बढ़ जाए तो उसे हमें पता चल जाएगा कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर है और ये इंडिकेटर शो करता है स्ट्रेस को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस यानी वो मुख्तलिफ़ किस्म के ये फिजियोलॉजिकल जो है फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स है और इसके ज़रिए हम एक पेशेंट को जो है ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को स्ट्रेस का सामना करना है। तो जिस तरह मैंने आपके साथ बात की कि पुपिल डायलेशन है, यानी पुपिल उसकी डायलेट होंगी, स्वीट प्रोडक्शन है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड चला जाता है इनटू द मसल और वहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जिस तरह के आप लोगों को पता है कि एज ए रिज़ल्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, और ये एनर्जी को इसकी सर्कुलेशन, इसकी बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए स्वीटिंग बहुत ज़्यादा हाई जो है वो बढ़ जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज़, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो कि एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होती है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़, जब हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है तो ज़ाहिर बात है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। स्किन इज़ पेल्ड बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, और इसी तरह स्किन जो है वो थोड़ा सा पेल जो है वो बन जाता है क्योंकि जितने भी पेरिफेरी के
पेरिफेरी के वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट बन जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो चला जाता है इनटू द मसल्स। जितने भी हमारे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करती है, वहाँ पे सारा ब्लड आ जाता है और वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैवी काम जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इंक्रीज विच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो सोडियम की रिटेंशन और इसके साथ साथ वाटर की रिटेंशन इनसाइड द किडनी वो इंक्रीज़ होती है और ये सोडियम और ब्लड रिटेंशन ये भी ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ करता है। रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन की कि ब्रोंक्यूल्स जो है उसकी जो डायमीटर है, यानी ब्रोंक्यूल्स को जो नॉर्मल डायमीटर है वो इंक्रीज़ होता है और ये इंक्रीज़ जो है इसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है और इस तरह डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन वो इंक्रीज़ होता है और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाता है इनटू द मसल। तो इसी वजह से रिस्पायरेशन की जो रेट है यानी पर मिनट रिस्पायरेशन की जो नॉर्मल नंबर है वो भी इंक्रीज़ होती है और डेप्थ यानी जो रिस्पायरेशंस की डेप्थ है, रिस्पायरेशन की जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज़। तो जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन की कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है इनसाइड द किडनी और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और वाटर चला जाता है इनटू द ब्लड, तो इसी वजह से यूरिन की आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ होती है। माउथ में भी ड्राई, माउथ जो है ये ड्राई बन जाता है और इसके साथ साथ पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन डिक्रीज, पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो भी डिक्रीज़ होती है। मसल टेंशन इंक्रीज़, मसल्स की जो टेंशन है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वहाँ पे चला जाता है।